नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम धामी दिल्ली में उत्तराखंड सदन वो पहुंच गए हैं। सीएम धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री से मुलाकात पर पिथौरागढ़ में हेलीपैड को लेकर बातचीत ये की जाएगी। समान नागरिक संहिता के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसी प्रकार से जोशीमठ में और धारचूला में जो हमारे हेलीपैड हैं वो हेलीपैड सेना के हैं। उनमें जो है उत्तराखंड की सरकार को भी अन्य गतिविधियों के लिए भी जो है उसके संचालन के साथ साथ हमें भी जो है उसमें अनुमति दे दी जाए, उसमें वहाँ से फ्लाइंग होने की या वहाँ पर लैंड होने की। तो और कुछ जगह पर कैंटीन खोली जानी है जो कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। मैं इन सबको लेकर और माननीय गडकरी जी से कुछ सड़कों के संबंध में जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के संबंध में मिलने वाला हूं। और कल मैं पशुपालन मंत्री जी से भी कुछ, चूँकि मेरुनो भेड़ से संबंधित कुछ हमारी डिमांड है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको स्वीकृति। और उत्तराखंड में 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में सीबीआई ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार को नोटिस थमा दिया है। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हर्ष रावत के बहुचर्चित स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और साथ ही कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग कर्ता जो स्टिंग के सूत्रधार थे वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी इसमें शामिल है। और उत्तराखंड में यूसीसी पर बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से सशक्त समर्थन दिया है। आपका कहना है कि इसे लागू करने से पहले बड़े स्तर पर लोगों से बातचीत होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम आदमी पार्टी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया का आभार करता हूं कि पहली बार जिंदगी में इसने कोई सही काम किया, क्योंकि अभी तक का तो इतिहास अगर आप देखें उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन पहली बार उसने एक सही बात की, इसका समर्थन किया। मैं प्रभावित करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में भी आप देखा होगा 2 दिन पहले कहा है, सरकार लगातार बयानबाजी कर रही कि वो यूसीसी ला रही है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से 2 बार यूसीसी का ड्राफ्ट मांगा, उसका मसौदा मांगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी को उसका मसौदा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जब उसका मसौदा मिलेगा तब हम उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन जहां तक सरकार की बात का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जल्द ही इसे राज्य में लागू करने की कवायद पूरी कर ली है। उत्तराखंड सरकार की ओर से रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे प्रकाशन के लिए भी भेज दिया गया है। विशेषज्ञ समिति ने इस पर गहन मंथन के लिए कुल 63 बैठकें भी अभी तक कर ली हैं। प्रत्येक वर्ग की राय जानने के लिए उप समिति का गठन किया गया। जस्टिस रंजना देसाई ने दावा किया है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के जानकारों और संवैधानिक संस्थाओं से इस पर राय मशविरा कर ली गई है। आगे जस्टिस देसाई ने बताया कि सिर्फ देश के ही कानून नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में लागू व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित कानूनों का भी अध्ययन किया गया था। वही विशेषज्ञ समिति के पास 2,31,000 लिखित सुझाव आए हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। वहीं गोवा में पुर्तगाली शासन के समय 1870 से ही समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस कानून पर विरोध दर्ज कर रही है। अब देखना यह है कि भाजपा ने इसे जो अपने चुनावी वायदे में लाने की बात कही थी, इसे कब तक पूरा कर लिया जाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज। और वे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने यह जानकारी दी है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि उत्तराखंड में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन भी करेगी। यह कमेटी सरकार को सुझाव देने के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बताएगी।
एक सेट एजेंडे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से गवर्नमेंट बनाई है तब से लोग जो हित के कार्य है वो खत्म हो गए। ऐसा लगता ही नहीं लोकतंत्र है। 9 साल में 10 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें गिरा चुके हैं और ये पार्ट 3 है नैरेटिव सेट करने का। पार्ट 1 था मदरसे, पार्ट 2 था अतिक्रमण के नाम पर मजार तोड़ने का, वो काफी प्रचारित किया गया, और ये पार्ट 3 यूसीसी है। ये 2024 की तैयारी है। हमारे सनातन धर्म में कई बाइफर्केशन हमारे इस राज्य में है। हमारे यहाँ थारू बुक्सा रहते हैं, हमारे भूटिया जनजाति रहती है, हमारे यहाँ गोरखा समाज रहता है, हमारे यहाँ जौनसार के लोग रहते हैं। और उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में अंकिता की मां का बयान अब सामने आया है। अंकिता की मां ने आत्महत्या की चेतावनी दी है और वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मामला न्यायालय में चर्चा पर इस पर हो रही है और ये न्यायालय में विचाराधीन है। सभी को न्यायालय पर भरोसा भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। देखिए, न्यायालय के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है। उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। और वहीं राजधानी देहरादून में 14 से 16 जुलाई को 3 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्री का चिंतन शिविर ये होने जा रहा है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मिशन शिविर में भाग लेने भी जा रहे हैं और शिविर को लेकर चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। और स्वास्थ्य चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर सरकार की ओर से दून मेडिकल कॉलेज को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ये सौंपी गई हैं। जिस स्थान पर शिविर का आयोजन किया जाएगा वहां पर सभी मेडिकल इमरजेंसीज और चिकित्सीय सुविधाओं का दायित्व दून मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया है। जी हाँ, जो देश के समस्त स्वास्थ्य मंत्रियों की जो यहाँ पर बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है 14, 15, 16 जुलाई को। इसमें दून मेडिकल कॉलेज को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन 3 दिनों में चिंतन शिविर के दौरान समस्त मेडिकल इमरजेंसी और जितनी भी जो है स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पर जो स्थल है, कॉन्फ्रेंस का जो स्थल होगा और यहाँ पर दून चिकित्सालय में इमरजेंसी की समस्त जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल का 2 दिवसीय महाधिवेशन गैरसैंण में आयोजित होगा। दरअसल इस पर यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री ने बताया कि महाधिवेशन का आयोजन मसूरी की बजाय गैरसैंण में होना प्रस्तावित होना यह तय हुआ है और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी और जिससे कि राष्ट्रीय दलों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। नहीं हो रहा है। जो उत्तराखंड क्रांति दल अपना अधिवेशन कराएगा उसके लिए पिथौरागढ़ से प्रस्ताव आया था, जिला पर्वतून, देहरादून, नैनीताल और गैरसैंण, जिसमें गैरसैंण की सहमति बन चुकी है, जिसकी आधिकारिक सूचना भी जल्दी जारी हो जाएगी। तो गैरसैंण हमारी भावनाओं में भी है, गैरसैंण उत्तराखंड क्रांति दल की मूल मांग में भी है। आपको याद होगा कि राज्य बनने से पहले ही उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेताओं ने गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया था चंद्रनगर के नाम से। तो हम वहीं अपना अधिवेशन कर रहे हैं और वहाँ अधिवेशन से जो घोषणाएं होंगी उससे निश्चय ही राष्ट्रीय दलों की परेशानियां बढ़ेंगी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने कई विभागों के कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। रेलवे कर्मचारियों में भी पेंशन बहाली को लेकर आक्रोशित वो नजर आ रहे हैं। रेलवे कर्मियों ने एक बैठक की है जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त तक उनकी पेंशन को बहाल नहीं करती तो लाखों की तादाद में कर्मचारी संसद को घेरने का काम भी करेंगे। और वहीं बागेश्वर में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने आपदा न्यूनीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही चोरबगड़ गधेरे में 74 लाख की आपदा न्यूनीकरण कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है और साथ ही पीएमजीएसवाई को सड़क कटाव संरक्षण कार्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। और वहीं रुड़की में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू ये होने जा रही है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं देश भर से आने वाले कांवड़ियों का आवागमन अभी से शुरू हो गया है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने कांवड़ पटरी का बारीकी से निरीक्षण किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने संबंधित अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।
हमने घर से 15 तारीख को चला था और 18 को गंगोत्री से जल भरा है और जयपुर जाएंगे, जमरामगढ़ तहसील बिलोत गांव में, वहां जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा में कितनी श्रद्धा है? वो तो बाबा पे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। कौन सी बार आप कांवड़ लेके जा रहे हैं? आपके पहले मैंने 2018 में हरिद्वार से भरी थी, फिर केदारनाथ के 2019 में, फिर 2 साल लॉकडाउन लग गया था, फिर अब भरा हूँ, अब संजोग बैठा है, माता रानी ने बुलाया है। लॉकडाउन के बाद इस बार खाता होता है। हाँ, सुविधा कैसी मिलती है उत्तराखंड में? पीछे वैसे अभी सुविधा चल रही है और हमने क्या है, फिर दूर जाना है, राजस्थान जाना है, तो चालू हो रहा अभी 1 तारीख, कल से चालू हो जाएगा सब। और वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया, साथ ही सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास के चलते हम बहुत ही कम समय में हम G20 को सफल आयोजन इसका कर पाए हैं। G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट, सिविल लाइन और साथ ही सौंदर्यीकरण का जो भी काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा है। देखिए, मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड को उन्होंने 3 G20 की बैठकें आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। 2 ऋषिकेश में, 1 रामनगर में सफलतम बैठकें हमारे यहाँ हुई है। जब G20 के बैठकों की बातचीत चल रही थी तो हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन आज तीनों बैठकें बहुत सफल हुई। अब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अच्छा कार्यक्रम, अच्छी बैठकें हम लोग यहाँ उत्तराखंड में कर सकते हैं। और वहीं नैनीताल में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि बरसात की वजह से हल्द्वानी जिले में 11 आंतरिक मार्ग पूरी तरह से बंद हैं, जैसे सरकारी मशीनरी खोलने के काम में जुटी है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मौसम विभाग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि आगे भी मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। फिलहाल 11 मार्ग ये बंद है नैनीताल में, लगातार ये बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हालांकि जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा ये तब होता है जब बारिश होती है और बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आकर गिर रहे हैं। हालांकि युद्ध स्तर पर उन रास्तों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। जैसे ही बारिश रुकती है तो रास्तों को खोलने का काम भी किया जाता है और जो पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और भी आदि कैलाश के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अभी तक यात्रियों को आदि कैलाश यात्रा के लिए वीजा बनाकर धारचूला के रास्ते चीन पहुंचकर आदि कैलाश की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब ओल्ड लिपू लेक से ही आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी विभाग की टीम कठिन चढ़ाई के साथ साथ इसके बाद अब लिपू लेक की चोटी पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कैलाश पर्वत के मनमोहक दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। वहीं इस पर एसडीएम धारचूला ने बताया कि सचिव पर्यटन के निर्देश पर टीम ने लिपू लेक, ओम पर्वत और आदि कैलाश तक का निरीक्षण किया और शीघ्र ही संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर पर्यटन विभाग को यह भेजी जाएगी, जिससे धारचूला की पुरानी लिपू लेक की चोटी से ही आदि कैलाश पर्वत के दर्शन हो पाएंगे। सर, भारतीय क्षेत्र से भी मानसरोवर के दर्शन होने की उम्मीद है। ऐसे में एक टीम का सर्वे भी हुआ है, तो इस बारे में कुछ बताइएगा सर, क्या है? अभी हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म सर के ऑर्डर्स के हम अभी अनुपालन करने में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें KMVN MD थे, टूरिज्म ऑफिसर थे और राजस्व विभाग की टीम भी थी। तो हमारी जॉइंट टीम अभी गुंजी, आदि कैलाश और ओम पर्वत के एरियाज़ जो हैं, जो हमें टूरिज्म प्रमोट करना है, उन सभी एरियाज़ पे विजिट कर चुकी है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहाँ से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पर वहाँ पर विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। और वहीं देहरादून से लक्सर होकर वाराणसी पहुंचने वाली जनता एक्सप्रेस अगले 4 दिन के लिए यानी कि 1 जुलाई से 4 जुलाई तक रेलवे विभाग ने संचालन पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और आरामदायक सफर के लिए ट्रैक पर काम किया जा रहा है। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। तो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक ये रोक फिलहाल लगा दी गई है। जनता को परेशानी का सामना यह करना पड़ेगा। रेलवे विभाग ने बड़ा यह फैसला लिया है और जनता एक्सप्रेस पर 4 दिन के फिलहाल ये रोक लगाई गई है।
तो आम जनता पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। जनता को परेशानी का सामना ये करना पड़ेगा। सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन से सफर करते थे अब उनको राजमार्ग से सफर करना पड़ेगा। और फिलहाल ये बड़ा फैसला रेलवे विभाग की तरफ से लिया गया है। 4 दिन के लिए फिलहाल ये रोक लगाई गई है। और अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS में उत्तराखंड पुलिस को देश में तीसरा स्थान मिला है। और वहीं परवर्ती राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड 97.44 अंक के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, और जिसे 96.5% अंक ये मिले हैं। और तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम चौथे पर है, त्रिपुरा 5वें स्थान पर काबिज है। उत्तराखंड पुलिस की इस उपलब्धि पर DGP ने पुलिस को बधाई भी दी है। इस पे जितना FIR रजिस्टर हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, और कितना केस डायरीज उस पर लिखा जा रहा है, और कितना मीटिंग्स हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, और जितना उस पर बजट खर्च होना है वो कितना हुआ है, वो सारा डिटेल इस पर होता है। आज जितना अपने उसको उपयोग करते हैं उस नेटवर्क को, उस बेस पे ये पैरामीटर्स है काफ़ी। उस पर हमारे प्रदेश पर्वतीय प्रदेशों में पहला नंबर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।